नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। और मैं हूं आप सभी का दोस्त अश्विनी कुमार। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लाया हूं आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए कक्षा 11 और 12 की पाठ्य पुस्तक हिंदी का वीडियो सीरीज, जिसमें हिंदी पेपर के लिए कक्षा 11 और 12 की संपूर्ण किताबों का मैं आपके सामने अध्ययन करूंगा। इस वीडियो में इसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। आज इस वीडियो में कक्षा 11 की भाग पस्ट अंतरा कब का मैं इसमें पाठ परिचय दूंगा आपको। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आरपीएससी स्कूल भर्ती व्याख्याता में कक्षा 11 और 12 की जो 4 किताबें यूज होएगी, जिन 4 किताबों से पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, वो है अंतरा, अंतराल, आरोह और वितान। इनका जो फर्स्ट भाग है वो कक्षा 11 के लिए है, और जो इनका जो सेकंड भाग है वो कक्षा 12 के लिए है। तो कक्षा 11 के लिए ऐच्छिक हिंदी के लिए अंतरा भाग फर्स्ट आएगी। इस अंतरा भाग फर्स्ट में कुल 19 पाठ दिए गए हैं, जिसमें से 10 पाठ तक 9 पाठ तक तो कहानी कविताएं वगैरह आएगी, और 10 से 19 तक कुछ पद आएंगे। तो वो मैं पूरे आपको इन वीडियो के द्वारा आगे वाले जितने भी वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट से अपन अध्ययन करेंगे, जैसे ईदगाह, तो ईदगाह पहले पढ़ेंगे जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में दोपहर का भोजन, टॉर्च बेचने वाला, गूंगे, ज्योतिबा फुले, खाना बदोश, नए जन्म की कुंडली एक, उसकी माँ, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, कबीर, सूरदास, देव, पद्माकर, सुमित्रा, नंदन पंत, महादेव वर्मा, नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन, श्रीकांत वर्मा और धूमिल। इन पाठों को अपन इसमें क्रम से अध्ययन करेंगे। अब मैं आपके लिए फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो ईदगाह है। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ पहला पार्ट है इस किताब का, ईदगाह। तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में लम्बी वाराणसी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। बच्चे जो इनके थे वो अमृत राय जी थे, श्रीपत राय थे और कमला देवी थी। इनके माता पिता, श्री मुंशी प्रेमचंद जी के माता पिता का नाम अजायब लाल और आनंदी देवी था। इस तरह से इनका एक छोटा सा पद परिचय मैंने अलग से बता दिया, लेखक परिचय, और जो बाकी पाठ्य पुस्तक में है वो मैं आपके सामने पढ़कर बता रहा हूँ। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। मैट्रिक के बाद वे अध्यापन करने लगे। मैट्रिक के बाद वे अध्यापन करने लगे। स्वाध्याय के रूप में उन्होंने बीए तक की शिक्षा ग्रहण की। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह से लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से की बाद में हिंदी में लिखने लगे। उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारी की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया। वे साहित्य को स्वांत सुखाय न मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। वे एक ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को पैनी दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यास और कहानियों की रचना की। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ हैं। उनकी भाषा बहुत सजीव, मुहावरेदार, बोलचाल के निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ उर्दू की रवानी इनकी विशेषता है, जिसने हिंदी कथा भाषा को नया आयाम दिया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मानसरोवर 8 भाग, गुप्तधन 2 भाग, कहानी संग्रह, निर्मला सेवा सदन, प्रेमाशय, रंगभूमि, क्रमभूमि, गबन, गोदाम उपन्यास है जो, कृबला, संग्राम की वेदी नाटक है ये, विविध प्रसंग 3 खंडों में साहित्य और राजनीतिक निबंधों का संग्रह है, कुछ विचार। इन्होंने माधुरी, मर्यादा, हंस और जागरण आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया है।
इस पाठ्य पुस्तक में ईदगाह कहानी ली गई है। हिंदी में बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानियाँ बहुत कम लिखी गई हैं। प्रेमचंद उन दुर्लभ कथाकारों में से हैं जिन्होंने पूरी प्रामाणिकता और तन्मयता के साथ बाल जीवन की को अपनी कहानियों में जगह दी। उनकी कहानियां भारत की साझी संस्कृति और ग्रामीण जीवन की विविध रंगों से सराबोर हैं। ईदगाह प्रेमचंद की इन्हीं विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी में हिंदी जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चे में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है। मेले में हामिद अपनी हर चाह पर संयम रखते हुए विजय होता है। साथ ही रुस्तमे हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य और महत्व को उद्घाटित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से ये कहानी अनूठी है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब सी हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब सी रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितने हलचल हैं। ईद जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी में बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है तो वह भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होते होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईद क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आके बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाएगी। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, जो बार बार जेब से अपना खजाना कर फिर रख देते हैं। मोहम्मद गिनता है 1 2 10 12, 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, मिठाइयाँ, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद, न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और उसकी माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को न पता चला क्या बीमारी है। कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतता वह दिल में सहती, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी अमीना दादी की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं। बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उनके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राय का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वो प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मीजान नियामतें लेकर आएगी तो वह दिल के सारे अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहम्मद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालते हैं। अबागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही हैं। आज ईद का दिन है और घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही हैं। किसने बुलाई इस निगोड़ी ईद को।
घर पर उसका क्या, इस घर में उसका क्या काम, इस घर में उसका काम नहीं। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशाएं। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा और बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस के चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर उसे गोद में ले लेगी, लेकिन यह सब्जियां कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे। मांगे का तो भरोसा टेरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस 8 आने को ईमान की तरफ बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल गवारन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो दो दो पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन, मेहतारिन और चुड़ाहरिन सभी तो आएंगी। सभी को सवियां चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएगी? और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्योहार है, जिंदगी खेरे से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे। इस तरह से अमीना अपने अंदर में ये बातें सोच रही है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। कभी कभी सभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते हैं, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते हैं। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता। लड़के वहां से एक फलांग पर हैं, खूब हंसते। माली को कैसे उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालतें, ये कॉलेज, ये क्लब घर हैं। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे, क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े 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 लड़के हैं, बिल्कुल 3 कोड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी इसी तरह के लोग लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं। किसी को अंदर नहीं जाने देते यहाँ। और यहाँ शाम को सांप लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले। और मेमे भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वो हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बेट, तो उसे पकड़ ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। मोहम्मद ने कहा। हमारी अम्मी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम, मोहसिन बोला। चलो मानो चलो मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बेट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े रोज पानी निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा छा जाए। मोहम्मद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती? मोहसिन कहता है। हाँ, उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी जी के खेत में जा पड़ी थी।
तो अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। सच। इस तरह से वो बातें करते हुए आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। अब वो आपस में फिर बातें कर रहे हैं कि इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते हैं कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर आ जाता है और जितना माल बचा होता है वो तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात जिन्नात को रुपए की क्या कमी। जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप किस फेरे में हैं। हीरे जवाहरात हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो जाए उसे टोकरो जवाहरात दे दिए। अभी यहाँ बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुँच जाए। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे। मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है। जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान पर जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे। कोई मुझे वो मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूँ। मोहसिन, अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे और चोरों का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बच्चा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, वही मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उनकी समझ में आ गया कि चौधरी साहब के पास इतना धन क्यों है और क्यों उनका इतना सम्मान होता है। आगे चले। इस तरह से वो बातें करते हुए आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, जैसे ये पुलिस लाइन है, यही सब कानिस्टेबल कवायद करते हैं। रिटर्न 5 हो। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। इस तरह से वो आपस में बात करते हैं। तब मोहसिन ने प्रतिवाद किया, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब भी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू इतने रुपए कहाँ से पाते हैं। तब हंस कर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाए। हम तो इतना ही लेते हैं जिससे हमारी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता नहीं। मौसी ने उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा। पकड़ने वाले तो ये खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े दिन हुए मामू के घर में आग लग गई। सारी लई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए। अल्लाह कसम, पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। तो उस पर उत्तर देता है, कहाँ 50 कहाँ 100। एक 50 एक थैली में भर होता है। 100 तो 2 थैलियों में भी न आए। इस तरह से वो बातें करते और आगे चलते रहते। अब बस्ती गर्नी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे। सभी के दिलों में उमंग है। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपिनता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते। पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा
ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली जाती हैं। पक्की जगत पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्थाएं। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं और फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त और एक साथ बुझ जाती हैं। यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य है, जिसकी सामाजिक क्रियाएं विस्तार और अनंता हृदय में श्रद्धा और गर्व गर्व और आनंद आनंद आत्मानंद से भर देती हैं। मानो भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साह नहीं है। ये देखो हिंडोला, 1 पैसे देकर चढ़ जाओ और आसमान पर जाते मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। ये चरखी हैं, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। मोहम्मद और मोहसिन और नूरे और समीन इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे ही तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। और उधर जो बच्चे उनमें चरखियों में बैठे थे, सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने, सिपाही हैं, गुजरिया है, राजा है, वकील है, भिश्ती है और धोबिन और साधु हैं। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। मतलब वो इतने सुंदर खिलौने थे कि ऐसा लगता है कि वो बस बोल ही पड़ेंगे। मोहम्मद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद करेगा, मतलब चलने लगेगा, कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई और ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोता पोता लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरा या बहस करते के चले आ रहे हैं। अब सब के ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे वो खिलौने वो कैसे ले सकता है। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के। मोहसिन कहता है मेरा भी रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। मोहम्मद मोहम्मद कहता है और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फेर कर देगा। तो नूरे कहता है और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। तो सम्मी कहता है और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। और इस तरह से चारों बातें करते हैं। हामिद खिलौनों की निंदा करता है क्योंकि उसने खिलौना नहीं खरीदा था, इसलिए खिलौनों की निंदा करता है। और वो कहता है कि मिट्टी मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। उसके हाथ अनायासी लपकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब नया नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक हैं। अभागे के पास 3 ही पैसे हैं, क्यों नहीं लेकर खाता। ललचाए आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन उसको कहता है हामिद,
रेवड़ी ले जा, कितनी खूबसूरत है। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन उतना इतना उदार नहीं। लेकिन ये जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। मोहम्मद नूरे और सम्मी खूब तालियां बजाकर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन मोहसिन, अच्छा, अब की बार जोर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद कहता है, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? सम्मी कहता है, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? मोहम्मद कहता है, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन, बदमाश है। हामिद कहता है, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हुई हैं। मोहसिन कहता है, लेकिन दिल में कह रहे होंगे, मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? तो मोहम्मद कहता है कि हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाए। चाय वालों की दुकानों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलेट की है और कुछ नकली गहनों की है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था तो वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है और कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है, मगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां न जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी, खिलौने से क्या फायदा? इस तरह से हामिद खुद अपने आप में अंदर सोच रहा है, खिलौने की उसमें चिमटे की दुकान के बाहर खड़ा खड़ा, फिर खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर की तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या तो घर पर पहुंचते पहुंचते टूट फूट के बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। अम्मा बेचारी अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत की, वह और बाजार आए और एक सेकंड बाजार और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेते हैं। हामिद के सभी साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो, सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ खा ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं, मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ? आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसी निकलेंगे, आपकी जबानी चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं, मेरी जुबान क्यों खराब होगी? खुद हामिद अपने आप की लेके रहा है, मेरी जुबान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाए हैं। हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हाँ मैं चिमटा लाए हैं, कितना अच्छा लड़का है। इन इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और मोहम्मद यूं मिजाज दिखा रहे हैं, मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेल खेल खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने। किसी का मिजाज क्यों सहूं, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी तो आएंगे, अम्मा भी आएगी, फिर इन लोगों से पूछूंगा, कितने खिलौने लोगे? एक एक को टोकरी खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह से लोग किया जाता है। ये नहीं कि एक पैसे की रेवड़ी ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, तो हंसे। इस तरह से हामिद अपने अंदर इस चीज़ों को सोच रहा है, तो वो हंसे मेरी बला से। और इस तरह से सोचकर उसने दुकानदार से पूछा कि ये चिमटा कितने का है? तो दुकानदार उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। तो हामिद कहता है,
बिकाऊ हैं कि नहीं? दुकानदार, क्यों बिकाऊ नहीं है? और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? हमें तो बताते क्यों नहीं के पैसे का है? दुकानदार, 6 पैसे लगेंगे। हामिद हामिद का दिल बैठ गया। फिर हामिद कहता है, ठीक ठीक बताओ। फिर दुकानदार, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, ले लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? ये कहता हुआ वह आगे बढ़ गया। दुकानदार की गुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने गुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह से कंधे पे रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले? इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिस्तर जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चा की। मोहम्मद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पे रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर चिमटा। इस तरह से हामिद अपने चिमटे की बढ़ाई करता है। सम्मी ने खंजरी ली थी, जो बजने में काम बजाने की आती है खंजरी, तो सम्मी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की हैं। हामिद ने खंजरी की ओर अपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेड़ फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाएगी। मेरा बहादुर चिमटा आग पानी आंधी तूफान सब में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब बज गए? धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद बड़ा चालाक है। इस तरह से बच्चे आपस में सोच रहे हैं, खेल रहे हैं। इसलिए बदमाश ने अपने चिमटे अपने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए। मोहसिन, सम्मी और नूरे एक तरफ और हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया और दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, मोहम्मद और नूरे हामिद से एक एक 2 2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। उनके पास न्याय का बल है, नीति की शक्ति है। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजय अगाध है। अगर कोई शेर आज आ जाए तो मियाँ 20 30 छक्के छूट जाएं। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छुपाकर जमीन पर लेट जाएं। मगर ये चिमटा, ये बहादुर रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मौसी ने एड़ी चौड़ी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर मोहम्मद ने कुमुक पहुंचाए, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरोगे, तब तो वकील साहब के पैर ही पड़ोगे। हामिद इस प्रबल तरह का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने आएगा कौन? कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ा कर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए। इसकी सूरत देखकर दूर भागोगे? ये पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का रोज मुंह आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील साहब सिपाही और बेस्ती लेडियों की तरह घर में घुस जाएंगे
आग में कूदना वह काम है जो ये रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। मोहम्मद ने एक जोर और लगाया। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तरक ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितनी ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ नहीं बनी। खासी गाल गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धलेचा कनकुआ किसी गंडे वाले कनकुए को काट गया हो। कानून कानून मुंह से निकालने वाली चीजें उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, मोहम्मद, नूरे और सम्मी किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक था वह हामिद को भी मिला। औरों ने तीन चार चार आने के पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज नहीं ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा परसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। मोहम्मद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद ने इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथों में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथों में आए। कितने खूबसूरत हैं खिलौने, ये हामिद बोलता है। हामिद ने हारने वालों के मुंह के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है। ये खिलौनों के बारे में कहते हैं कि मालूम होता है। अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। मोहम्मद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों में ही उसने 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौने का बादशाह। रास्ते में मोहम्मद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। मोहम्मद ने केवल हामिद को साजी बनाया और अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। ये उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुर लोग सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा ये शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील साहब पर या ताक पर नहीं बैठते। मियाँ नूरे के वकील का अंत उसके प्रतिष्ठानुकूल इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील साहब जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार पर 2 खूंटियां गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया।
पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झाड़ना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग चढ़ जाएगी कि नहीं। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब कब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक पर आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ। वकील साहब की अस्थि घुर पर डाल दी गई। अब रहा मोहम्मद का सिपाही। उसे चटपट गांव पर पहरा देने जाने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने ये टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह इससे छूने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। मोहम्मद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। मोहम्मद को आज ज्ञात हुआ कि वह एक अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी हुई टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। केवल गुलहर का दूध चाहिए। गुलहर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही जो ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे जाती है। शल्य क्रिया असफल हुई। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह पर आराम से तो बैठ सकता है। एक टांग से न तो चल सकता था न बैठ सकता था। अब वह सिपाही से सन्यासी हो गया। वह अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुर्च दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। अमीना, ये चिमटा कहाँ था? हामिद, मैंने मोल लिया है। अमीना, के पैसे में? हामिद, 3 पैसे। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई चीज़ न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। ये मुख स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे कैसे हुआ? वहाँ भी इससे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र बात हुई। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला, क्योंकि वो खिलौना लाया था और उसकी सोच बड़ों की जैसी हो गई थी, इसलिए बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बनकर रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। इस प्रकार से दोस्तों ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है और इसके प्रश्न उत्तरें जो मेरे इसमें वीडियो में देखकर आप कर सकते हो, उनको पढ़ सकते हो। ये इसके क्वेश्चन है। ज़्यादा अच्छी तैयारी के लिए इन क्वेश्चनों को आप पढ़कर देख सकते हो। आगे इसके कठिन शब्दार्थ हैं
जो पाठ में आए कुछ कठिन शब्दार्थ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से अगर अपन देखें तो इन कठिन शब्दार्थों का और प्रत्येक लाइन का एक महत्व होता है, इसलिए प्रत्येक लाइन को बहुत अच्छे से सुने और देखें और पढ़ें, ताकि कहीं भी से लाइन में से कोई क्वेश्चन अगर उठ के आता है तो अपन उसको कर सके। तो इन कठिन शब्दार्थों को आप देख सकते हो वीडियो को रोक रोक के। तो इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट होता है। अब बहुत जल्दी हम इसका सेकेंड पार्ट लेके आएंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मैं अच्छी वीडियो बना सकूं और आप लोगों के सामने ला सकूं। मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए कक्षा 11 और 12 की पूरी किताबों को आपके सामने मैं लाकर रखूँगा, इसलिए सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।